नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा GS1 और GS2 इनमें, इसके मेंस में। और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि अगर बीपीएससी के जैसा पैटर्न बदला है, इससे जुड़े हुए सवाल आपको प्रीलिम एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है। वहाँ पर भी 4-5 ऑप्शन दे के आपसे पूछा जा सकता है कि इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज का टॉपिक वैसे है क्या? आज का टॉपिक है आपका रुपए में विदेश व्यापार। जो इंडियन करेंसी है, INR है, इंडियन रुपी है अपना, उसमें जो फॉरेन ट्रेड शुरू किया गया है, विदेश व्यापार, यही है अपना टॉपिक। समझ में आ गया? इसी पर आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में मैं आपको एक सवाल भी दूंगा जिसको आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, जो बीपीएससी रिगार्डिंग जितने भी चैनल्स हैं वो कंटेंट कम क्रिएट करते हैं और स्ट्रेटजी और शोर शराबा के वीडियोस ज़्यादा होते हैं। तो मेरा मुख्य फोकस आप सभी के लिए एक ही चीज़ पर होता है कि पढ़ाने पर फोकस रखा जाए। जब गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी वीडियो बनाएंगे हम, ओके। इसलिए इसको अंत तक देखिएगा आप लोगों के। और अगर GS1, GS2, IR इन सब के प्लेलिस्ट मौजूद हैं, निबंध का भी मिल जाएगा। 10 से ज़्यादा वीडियो निबंध में अपलोड हो चुके हैं मॉडल निबंध के साथ। तो आप जाकर देखिए और फ़ायदा उठाइए, फ्री में है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में है, ओके। वीडियो के अंत में एक सवाल भी दूंगा और उसको आपको लिखना है। उससे पहले बेसिक चीज़ पर किसी चीज़ को समझते हैं। बाज़ार कैसे काम करता है? कौन सा चीज़? बाज़ार। बाज़ार में एक होता है सप्लाई, जिसको क्या बोलते हैं? आपूर्ति। और एक होता है आपका डिमांड, जिसको क्या बोलते हैं? मांग। क्या बोलते हैं? मांग। सप्लाई अधिक होगा और अगर मांग कम होगा, जैसे मान लीजिए आम बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, बाज़ार पूरा आम ही आम भर गया है, तो आम का दाम क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अब आम का उत्पादन भी ज़्यादा हुआ है और उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्राइस कम नहीं होगा, या तो प्राइस वही रहेगा या प्राइस बढ़ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आम का जो उत्पादन है वो कम हुआ है, उत्पादन कम हो गया है। ध्यानपूर्वक इकोनॉमिक्स को समझिएगा। आस पड़ोस में ही इकोनॉमिक्स रहता है, बस उसको देखने की ज़रूरत होती है। इसका प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है और इसका डिमांड जो है, जो मांग है, वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस क्या हो जाएगा? आम का बढ़ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो छोटा सा था, सप्लाई और डिमांड का खेल होता है पूरा बाजार। अब अमेरिका देश है। पूरे विश्व व्यापार किस में होता है? डॉलर में होता है। डॉलर में होता है। अब मुझे बताइए, जब पूरे विश्व का व्यापार एक दूसरे देश के साथ डॉलर में होगा तो डॉलर की मांग हमेशा बढ़ेगी या कम होगी? हमेशा बढ़ेगा डॉलर की मांग। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना, क्योंकि पूरे दुनिया का व्यापार एक दूसरे देश के साथ डॉलर में हो रहा था। और डॉलर की मांग अगर बढ़ेगी तो अमेरिकन करेंसी जो है वो हमेशा मजबूत स्थिति में रहेगी कि नहीं रहेगी? हमेशा अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत स्थिति में रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि उसके करेंसी का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। पूरे दुनिया में मांग है जिस करेंसी का। अब इसी करेंसी की जगह मान लीजिए डॉलर का जो देश व्यापार कर रहे थे वो देश डॉलर में व्यापार करना छोड़ दें, डॉलर में व्यापार छोड़ दें, या कुछ देश डॉलर में व्यापार कम कर दें, तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी? मांग क्या हो जाएगी? डॉलर की कम हो जाएगी। तो डॉलर क्या उतना ही मजबूत रहेगा? नहीं, डॉलर की मजबूती पर भी बुरा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। डॉलर की मजबूती पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। डॉलर की जो साख है, डॉलर की जो प्रतिष्ठा है, उसमें कमी आएगी। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अभी तक कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताया, सब कुछ आपको पता है। वही चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको। अब सोचिए कि डॉलर का पूरे दुनिया में व्यापार क्यों हो रहा था? क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई। एक US का ध्रुव था और एक रूस का ध्रुव था, जिसको USSR कहा जाता था। 1991 में क्या हुआ? USSR जो है वो कोलैप्स कर गया। सारे इसके देश और इसकी विचारधारा कोलैप्स कर गई। अब दुनिया में एक ही वर्ल्ड पावर रह गया। वो कौन था? वो था US। इसने क्या किया?
अपने डॉलर में पूरे दुनिया में व्यापार को बढ़ावा दिया। पूरे दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था इसकी, सबसे मजबूत आर्मी इसकी, सबसे इकोनॉमी मजबूत इसकी। अब जब सब कुछ इसी का मजबूत होगा तो क्या सिद्धांत हो जाएगा? एको हम द्वितीयो नास्ति, हम ही हम हैं, बाकी दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ये देश क्या बन के उभर जाएगा? सुपर पावर। सुपर पावर का मतलब क्या होता है? उसकी आर्थिक, सैन्य, कल्चर, हर दृष्टिकोण से उसकी शक्ति जो होती है वो दुनिया में अद्वितीय होती है और किसी की भी नहीं होती है। इसीलिए अमेरिकन फिल्म हो, अमेरिकन कल्चर हो, वेस्टर्न इकोनॉमी हो, जॉब क्रिएशन की बात हो, आर्म फोर्सेज की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, हर जगह आपको यूएस नाम का देश प्रथम स्थान पर दिखता था। यही हो रहा था दुनिया में। लेकिन हुआ क्या? 1991 के बाद धीरे धीरे दुनिया में बहुत सारे देश जो विकासशील थे वो धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई कि आज दुनिया के 5 बड़ी इकोनॉमी निकालेंगे तो उसमें एक यूएस है, एक जापान है, यूएस के बाद चीन है, जापान है, उसके बाद से जर्मनी है, जर्मनी के बाद भारत है, भारत के बाद ब्रिटेन का नाम आता है। इसमें चीन, जापान और भारत जैसे देश समाहित होने लग गए। ब्रिक्स जैसी अवधारणा बनने लग गई, जिसने क्या किया? वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती दी कि सुपर पावर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट धीरे धीरे नहीं करेगी। हमारी भी इकोनॉमी मजबूत है, हमारी भी आर्म फोर्सेज मजबूत है, हम भी कल्चरल रूप से समृद्ध हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा? एक एक करके जो सुपर पावर की जो सुपर क्षेत्र था वो सब छीनता जाएगा। पहले आर्म फोर्सेज में उसको चुनौती मिलेगी, दूसरा उसको डॉलर के क्षेत्र में चुनौती मिलेगी, तीसरा उसको इकोनॉमी के क्षेत्र में चुनौती मिलेगी, उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चुनौती मिलेगी और धीरे 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 दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश कम से कम बनकर उभर कर आ जाएंगे जो यूएस की बराबरी करने के लायक तो कम से कम हो ही जाएंगे। यही मुख्य कारण है कि डॉलर की जगह पर बाकी अलग अलग करेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ कहानी नहीं बताऊंगा, आपके लिए पीडीएफ भी मैं लाया हूं, वो मैं पढ़वाऊंगा आपको, एक एक लाइन दूंगा, इसका डिमेरिट क्या है, मेरिट क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन पहले पृष्ठभूमि तो तैयार हो जाए। ओके, इसी कदम के कारण अब डॉलर जब था, जैसे रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ या ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया, वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा दिया, एक तरफा प्रतिबंध होता था। डॉलर पर बोलता था विदेश व्यापार करो तो हम तुम पर सैंक्शन लगा देंगे। अमेरिका का दुश्मन दुनिया का दुश्मन, अमेरिका का मित्र दुनिया का मित्र। तो ये सिद्धांत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता था। तो जब रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो स्विफ्ट नामक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन का एक कोड होता है, स्विफ्ट कोड, उस पर प्रतिबंध लगा दिया रूस के साथ व्यापार करने के लिए। रूस को स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया गया। तब अमेरिका का भले ही रूस से व्यापार चले ना चले, लेकिन बाकी दुनिया का तो चल ही रहा था रूस के साथ व्यापार। तो भारत ने रूस के साथ अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया, चीन ने भी अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया, रूस ने भी दुनिया को बोला कि आप बार्टर सिस्टम अपना लो। बार्टर का मतलब क्या होता है? एक सामान लेके दूसरा सामान दे दो, वस्तु विनिमय प्रणाली को अपना लो। तो ये सब क्या हुआ? डॉलर को नेगेटिव रूप से इफेक्ट करना शुरू कर दिया गया और एक तरफा फैसला लिया गया था। ये कोई दुनिया के सहमति लेकर रूस को स्विफ्ट कोड से नहीं निकाला गया था। तो ये सब कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण जो दुनिया के बड़े देश हैं, चाहे वो भारत हो गया, चीन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सब ब्रिक्स के सदस्य हैं, या रूस हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं जिनको ये सोचने पर मजबूर किया गया कि वाकई डॉलर जो है उस पर एक तरफा प्रतिबंध लगाकर क्या हमारे व्यापार को रोका जा सकता है। तो ये जो प्रश्न उठा, इसके कारण क्या हुआ? बहुत सारे देशों ने विचार किया कि क्यों ना हम आपसी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दें। इसका परिणाम ये निकला कि ब्रिक्स, BRICS ये कोशिश कर रही है कि हम आपस में अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। ओके, और द्विपक्षीय रूप से बहुत सारे देश इस फैसला को अपना रहे हैं कि आपसी करेंसी में हम क्यों ना व्यापार करें डॉलर को छोड़कर। एक तो ये रीजन हो गया, पूरा पृष्ठभूमि समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। दूसरा ये होता है कि डॉलर में उतार चढ़ाव के कारण जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, BOP, व्यापार संतुलन, क्या बोला जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें चालू खाता होता है और पूंजी खाता होता है। ये पढ़ा होगा आपने, बेसिक इकोनॉमिक्स है, ये सब तो पता होना चाहिए। देश ने एक साल में कितने आयात निर्यात की हैं, उसी का खाता वही होता है। तो अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता था तो भारतीय करेंसी, अगर डॉलर मजबूत होगा तो भारतीय करेंसी गिर जाती थी, इससे भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता था, व्यापार घाटा हो जाता था, और डॉलर सस्ता होता था, बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाता था। तो ये जो उहापोह की स्थिति रहती थी, हमेशा डॉलर पर हमारी निर्भरता थी, एक तरीके से आर्थिक
वैश्विक उपनिवेशवाद पर हमारी निर्भरता थी, उसको हमने छोड़ने की कोशिश की है कि अब हमने बहुत सारे देशों के साथ ये हमने करार किया है कि आज से हम लोग ऐसा करते हैं, रुपए में व्यापार करते हैं, आज से हम ऐसा करते हैं, आपकी करेंसी में व्यापार करते हैं, आज से हम लोग डॉलर में व्यापार नहीं करके अलग अलग करेंसी में व्यापार करेंगे। समझ में आ गया पृष्ठभूमि आज के टॉपिक का। अब चलते हैं कि देखते हैं क्या कहानी है राम कहानी, और उसके बाद आपको सवाल दूंगा जिसको आपको लिखना पड़ेगा। इतने बेसिक से मैंने समझाया है कि जो लोग पहली बार आज सुन रहे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा कि डॉलर के बदले रुपए में व्यापार करने का क्या मतलब है। ओके, अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। न्यूज़ देख लेते हैं सबसे पहले, और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में यहाँ से जुड़े हुए सवाल 68वीं वाले ध्यान से देख लेना, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। 69 वाले भी तुमसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान से पूर्वक देखना थोड़ा सा। पिछले महीने ही भारत के वित्त मंत्री राज्य मंत्री ने करार किया कि आरबीआई ने घरेलू और विदेशी एडी अधिकृत डीलर बैंकों को 60 मामलों में 18 देशों के बैंकों खोलने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान करने की मंजूरी दे दी है। जिन 18 देशों को भारतीय रुपये में व्यापार करने की अनुमति दी गई है, अब उन 18 देशों का नाम ध्यानपूर्वक सुन लेना: रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेशल्स, तंजानिया, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर हो गया? इतने सारे देश हैं जिनको हमने मनाया है कि भाई साहब रुपए में व्यापार कर लो हमारे साथ, डॉलर वॉलर को छोड़ो। समझ में आ गया चीज़? रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी के बाद कहा गया कि इन देशों के साथ हमारी अपनी मुद्रा व्यापार करने के लिए द्विपक्षीय की शुरुआत की गई। इस समय के साथ इसको छोड़ते हैं, बस मुझे 18 देशों का नाम दिखाना था। अब यहाँ से अपना शुरू होता है। ये क्या, ये मैंने अपने खुद से लिखा है? नहीं, ये मैंने दृष्टि IAS की वेबसाइट से लिया है। आप भी विजिट करके पढ़ सकते हैं, वहाँ पर डेली करंट अफेयर के अच्छे अपलोड होते हैं कंटेंट, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। कोई मेरा जब अपना होगा, हाँ समझाया मैंने अपना है, वो कहीं से नहीं लिया है, बाकी ये कंटेंट उन्हीं का वेबसाइट से मैंने लिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपये में चालन प्रक्रिया रुपये के लिए भारत की कोशिशों ने हालिया विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के साथ गति प्राप्त की है। नया विदेश व्यापार नीति भी बनाया गया है जो आपको पता होना चाहिए। एक बार मैंने सवाल भी दिया था जिसमें हमने ये लक्ष्य रखा है 2030 तक हमें कितना व्यापार कर रहे हैं, कितना नहीं। जाके कम्युनिटी में उस सवाल को देखिएगा और नोट करके उसको रख लीजिएगा। इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ एक बार। जो भारतीय रुपये में व्यापार की चालन प्रक्रिया, भुगतान और निपटान का प्रस्ताव करता है। ओके, इस कदम से अन्य लाभों के साथ साथ लेन देन की लागत में कम होने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलने और हेजिंग व्यय के कम होने की उम्मीद है। जबकि रुपया वर्तमान में वैश्विक मुद्रा बाजार के कारोबार में मात्र 2% की हिस्सेदारी रखता है। दुनिया में अगर 100 रुपये का व्यापार होता है तो मात्र 2 रुपये जो हैं वो भारतीय रुपये का व्यापार होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत? यह फ्रेमवर्क रूस, सऊदी अरब, नाइजीरिया, UAE जैसे व्यापार भागीदारों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। अभी भूमिका चल रही है। हालांकि इस नीति की प्रभावशीलता अंततः भारत के शुद्ध व्यापार घाटे, अधिशेष और कुल द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में रुपये में व्यापार की सीमा जैसे कारकों को पर निर्भर करती है। कि भारत जितना व्यापार करता है, मान लो भारत 100 रुपये का व्यापार करता है, उसमें से भारत अगर 10 रुपये का ही रुपये में व्यापार करेगा तो इससे तो कोई खास बैलेंस ऑफ पेमेंट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत 100 रुपये का व्यापार करता है, उसमें से 80 रुपये का व्यापार अगर भारतीय रुपये में करेगा तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मजबूत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या जीवन इतना आसान है? जीवन इतना आसान नहीं है। आगे देखेंगे कि क्या इसके निगेटिव प्रभाव भी पड़ेंगे। कुल मिलाकर भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए सवाल आपसे यही पूछा जाएगा: भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं और क्या क्या उसके फायदे हैं, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य हितधारकों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में भारतीय रुपये की मांग को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ। अब आप क्या बनाएंगे? ऐसे लाभ लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना देंगे, उसको लिख देंगे सजाकर। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये सवाल। लेन देन की लागत में कमी होगा। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण मुद्रा रूपांतरण
की आवश्यकता को कम कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए लेन देन की लागत कम हो सकती है। यह विदेशी निवेशकों के लिए भारत व्यापार करने को और अधिक आकर्षक बना सकता है और वैश्विक बाजार में भारत के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अभी भारत का 1 रुपये है, जैसे डॉलर 1 है, भारत का 50 रुपये, मान लो 80 रुपये है, जैसे अभी करेंसी 80 रुपये है, इसमें 1 डॉलर मिलता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके एक्सचेंज पर भी कई सारे रुपए को खर्च करना पड़ता है। ये बाज़ार का रेट होता है। कहीं आप एक्सचेंज करने जाएंगे ना, तो आपको 1 डॉलर का 75 रुपये देगा। बाज़ार में यही चलता है, ये सरकारी रेट है, सरकार का ये रेट है, लेकिन आपको वास्तविकता में इतना ही देगा, क्योंकि वो भी तो 5 रुपये कमाएगा एक्सचेंज करने वाला। तो ये क्या होगा, लेन देन की लागत में कमी आएगी। मूल्य पारदर्शिता का बृहद स्तर, जब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में रुपये का व्यापक रूप से उपयोग होगा तो यह मूल्य पारदर्शिता का बृहद स्तर की ओर ले जा सकता है। यह भारतीय कारोबार को वैश्विक बाजार की स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने, तदनुसार अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों को समायोजित करने में सक्षम बना सकता है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। त्वरित निपटान समय, रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए त्वरित और अधिक कुशल निपटान समय की सुविधा प्रदान कर सकता है। यह सीमा पार भुगतान से जुड़े समय और लागत को कम करके भारतीय कारोबार को लाभान्वित कर सकता है। तीसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय रुपया भारतीय व्यवसायों के लिए अपने वैश्विक समकक्षों के साथ लेन देन करना सरल और सस्ता होगा, जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा। आर्थिक विकास की दृष्टि भी अधिक हो सकती है, इससे आर्थिक विकास भी अपने देश में अधिक होगा। रुपये मजबूत होगा तो हमारी इकॉनमी मजबूत होगी ना गुरु, यही तो होगा ना, हमारी परचेजिंग पावर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी पूरी दुनिया में। रुपये की साख मजबूत होगी तो ये चीज़ तो क्लियर हो रहा है ना। हेजिंग व्यय में कमी, रुपये की व्यापक स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में उपयोग की वृद्धि के साथ साथ मुद्रा उतार चढ़ाव, करेंसी फ्लक्चुएशन जो होता है के विरुद्ध हेजिंग की आवश्यकता कम हो सकती है। इससे व्यवसाय और निवेशकों के लिए लागत बचत हो सकती है। हमें नहीं पता होता है आजकल के समय में कि कल डॉलर का मूल्य कितना हो जाएगा। पता चला हमने 80 का खरीदा, कल डॉलर 75 का हो गया, तो 5 रुपये पर नुकसान हो गया, 5% का लगभग में। तो ये क्या होता है, इसी समस्या से निपटने में हमें मदद मिलेगा, क्योंकि रुपये में तो स्थिरता बनी रहेगी भारतीय लोगों के लिए, है ना। आरबीआई द्वारा विदेश रिजर्व धारण की लागत का कम होना, आरबीआई जो फॉरेन करेंसी रिजर्व बनाती रहती है उसको रख रखाव की क्षमता भी थोड़ा सा, उस पर भी फर्क पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीयकृत रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी रिजर्व रखने की लागत को कम कर सकता है। हमारे आरबीआई के पास जो विदेशी व्यापार के लिए हमारे रुपए रखे होते, डॉलर रखे होते, उसको लागत भी तो पड़ता है उसको रखकर सजो कर रखने में, तो उसका भी लागत थोड़ा सा कम पड़ेगा। जब भारतीय रुपये में ही व्यापार होगा तो भारतीय रुपये तो हमारे हर बैंक में रखा हुआ है। जब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में रुपये का व्यापक प्रचलन और उसकी स्वीकृति होगी तो आरबीआई के लिए अपने कार्यकरण के संचालन हेतु अधिक विदेशी मुद्रा रखने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे लागत में कमी आएगी। अभी जो बोलते फॉरेक्स रिजर्व कितना है हमारे पास, फॉरेक्स रिजर्व कम होता है तो हाई तवा मच जाता है, क्योंकि हम विदेश से व्यापार कैसे करेंगे। तो ये समस्या भी इससे दूर हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं समझ नहीं पाता हूँ। वीडियो पसंद आता है तो कम से कम कमेंट करके मुझे बताया कीजिए कि हाँ अच्छा लगा, मैं जो समझ में आया अब मैं लिख लूँगा या लिख लूँगी, है ना। थोड़ा सा फीडबैक भी दिया कीजिए, जिससे फीडबैक से ही तो अच्छा बनेगा कंटेंट और आपके लिए। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित चुनौती क्या है, अब यहीं से सवाल पूछा जाएगा। पहला तो पूछा जाएगा क्या क्या बेनिफिट होगा, दूसरा पूछा जाएगा चुनौती कौन कौन से है, तो इसमें ऐसे आप चुनौती लिखो यहाँ से ऐसे बनाओ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, बस लिख दो, बात खत्म। पूंजी नियंत्रण, कैपिटल कंट्रोल। भारत अभी पूंजी नियंत्रण की स्थिति है जो भारतीय बाजार में निवेश और व्यापार करने के विदेशियों की क्षमता को सीमित करता है। आरबीआई और भारत सरकार अभी भी हमेशा इस चीज़ को कोशिश करती रहती है कि भारतीय बाजार जो है वो संपूर्ण रूप से ना खुले। बाज़ार के कुछ सेक्टर ऐसे हों जहां पर सिर्फ भारतीय लोगों को बढ़ावा दिया जाए। हमारे बाज़ार में निवेश करने की और पैसा वापस लेकर जाने की भी क्षमता सीमित है, अभी भी उस पर प्रतिबंध लगा हुआ, उस पर लॉक लगा होता है, कितना ले जा सकते हैं कितना नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर पूरी हमें रुपये में व्यापार पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना है तो हमें इन सब व्यापार बाधाओं को तोड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है हमारा विदेश जो अभी विकासशील स्थिति में ही है, अमेरिका ने विकसित है, ब्रिटेन विकसित है, जापान विकसित है, उसकी करेंसी मजबूत है, लेकिन हम तो अभी विकासशील है, डेवलपिंग है। अभी भी हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज प्रोवाइड करवाना पड़ता है खाने के लिए मंथली, है ना। प्रधानमंत्री वो जो अनाज वाला योजना उसके तहत दिया जा रहा है ना 80 करोड़ लोगों को। तो आप खुद ही समझ सकते हैं इकोनॉमी बढ़ रही है हमारी,
लेकिन असमानता भी बढ़ रहा है। ये तो है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ा होगा आपने, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में है कि असमानता भी बढ़ रही है देश में। तो इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करें? हम एक तरफ सपने तो रखते हैं कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में ट्रेड होना चाहिए भारतीय रुपये का, लेकिन दूसरी तरफ हमारी आंतरिक स्थिति उतनी अच्छी अभी नहीं हुई है। ओके, विनिमय दर अस्थिरता हो जाएगा। भारतीय रुपये में अस्थिरता का एक इतिहास रहा है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उपयोग हेतु अनाकर्षक बनाता है। वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी मुद्रा के लिए विनिमय दर स्थिरता, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी अभी भी हमारे रुपये का नहीं होता है बाकी दुनिया के अन्य करेंसियों की तुलना में। वित्तीय बाजार का विकास, मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए बड़े एवं तरल वित्तीय बाजार का विकास एक पूर्व शर्त है। वित्तीय बाजार का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एक विकसित होना चाहिए अपने देश में। भारतीय वित्तीय बाजार अभी भी विकास की प्रक्रिया में ही है। इसे वैश्विक वित्तीय बाजार के साथ और अधिक एकीकृत करने की आवश्यकता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का मुख्य चैनल जो है जिस पर 6000 करीब में सब्सक्राइबर्स हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में सारे मुख्य अपडेट मिलते हैं। बाकी ग्रुप में तो कॉपी वगैरह चेक होता है, तो मुख्य चैनल जो है उसी को ज्वाइन कीजिएगा। विनियामक वातावरण, भारत में विनियामक वातावरण को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में आईएनआर के उपयोग हेतु अनुकूल होना चाहिए। इसके लिए सरकार को ऐसी नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है जो वित्तीय क्षेत्र के विकास का समर्थन करती हो, बाजार की पारदर्शिता में सुधार लाती हो, लाल फीताशाही को कम करती हो। लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है? ज़्यादा सरकारी परमिशन और लाइसेंस की ज़रूरत ना पड़े किसी चीज़ के लिए। बाज़ार में लोग आएँ, पैसा लगाएं, कमाएं, अपना जाएं घर, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जगह सरकार के आदमी बैठे हो, हाँ भाई इधर आओ पहले परमिशन ले लो, परमिशन के नाम पर 10% पहले यहाँ जमा कर दो। तो ये सब थोड़ा सा जो लाल फीताशाही होता है ना, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को कमज़ोर करता है। लाल फीताशाही का मतलब ये होता है ब्यूरोक्रेसी की अक्षमता, लाल फीताशाही उसी को बोलते हैं, है ना। तो इस चीज़ के बारे में भी बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रयासों का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत को और अधिक सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें अपतटीय आईएनआर व्यापार केंद्र स्थापित करना। अपतटीय आईएनआर मतलब अब अमेरिका में भारतीय रुपये का बाजार केंद्र तो आप स्थापित करोगे ना। अमेरिका किसी आदमी को भारतीय रुपये चाहिए तो अमेरिका में तो होना चाहिए ना ऐसा जगह जहाँ पर जाकर भारतीय रुपये आप ले सको। सिंगापुर में भी होना चाहिए, मलेशिया में भी होना चाहिए, रूस में भी होना चाहिए, जर्मनी में भी होना चाहिए। जैसे डॉलर का आप पूरे दुनिया में कहीं भी अदला बदली कर सकते हो, वैसे रुपये तो आपको पूरी दुनिया में भी उपलब्ध नहीं है ना। तो इसलिए ये भी दिक्कत एक आ सकती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? निम्न मुद्रास्फीति। जब किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात आती है तो मुद्रास्फीति की दर भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में सफल रहा है, लेकिन निम्न मुद्रास्फीति दर विदेशी निवेशकों के लिए मुद्रा की कम आकर्षक बना सकता है। मुद्रास्फीति क्या होता है भाई? मुद्रास्फीति का सिंपल सा मतलब होता है कि बाजार में तरलता कितनी है। तरलता भी नहीं समझ में आ रहा होगा। बाजार में कैश का फ्लो कितना है, कैश से भी ज़्यादा क्या है, रुपए का फ्लो कितना ज़्यादा है, कैश का फ्लो कितना ज़्यादा, इसी को बोलते हैं। कैश का फ्लो अगर अधिक होगा, अभी मैंने बताया था किसी चीज़ की सप्लाई अधिक होगी तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले आपको 10 रुपये में 2 आम मिलते थे, आज 10 रुपये में आपको 1 आम मिल रहा है। तो आम तो वही है गुरु, रुपए की वैल्यू कम हो गई है। समझ में आ गई बात? रुपए की वैल्यू कम हो, इसी को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो निम्न मुद्रास्फीति दर जो होती है वो आपके करेंसी को थोड़ा सा अनाकर्षक बना सकती है। भू राजनीतिक कारक भी हो सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और प्रतिबंध जैसे भू राजनीतिक कारक मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। भारत को अन्य देशों के साथ स्थिर संबंध रखने, भू राजनीतिक संघर्षों में फंसने से बचने की जरूरत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में आईएनआर के उपयोग को प्रभावित कर सकती है। ये भी एक पॉइंट है, लेकिन ये कम रेलेवेंट पॉइंट है, बेकार सा पॉइंट है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर होता तो अमेरिका का करेंसी नहीं अपनाते। अमेरिका जीवन भर किसी न किसी देश के साथ युद्ध में ही फंसा हुआ रहता है। तो ये सब मुख्य पॉइंट थे जिसके चुनौती और इसके फायदे को मैंने गिनवा दिया है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हमारे बीओपी में चीन के साथ हम जो व्यापार करते हैं वो तो अभी भी भारतीय रुपए में नहीं हो रहा है। तो जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे बड़े भागों में से एक है चीन के साथ व्यापार करना, तो वो जब तक भारतीय रुपए में नहीं होगा तब तक भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण का कोई खास बेनिफिट हमें होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा प्रभावित ही रहेगा। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आप लिख सकते हैं। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं पूरी तरह से इस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बेसिक से मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे की राह क्या है?
भारतीय रुपये में सीमा पार व्यापार को प्रोत्साहन देना, वित्तीय बाजार विकास को बढ़ावा देना। वित्तीय बाजार का मतलब क्या होता है गुरु? वित्तीय बाजार का मतलब होता है बैंकिंग को बढ़ावा देना, लोगों की आदतों में बैंकिंग को डालना, और उसके बाद से जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, इसके चीज़ों को बढ़ाना, ये सब वित्तीय बाजार होता है। निवेश को बढ़ाना और बॉन्ड बिक्री वगैरह को बढ़ाना, ये सब वित्तीय बाजार होता है। इसको बढ़ावा देना होगा हमारे देश में अभी भी। पूंजी खाता लेन देन को उदार बनाना होगा। पूंजी खाता लेन देन अभी भी हमारे देश में कंट्रोल किया जाता है। ओके, सरकार को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पूंजी खाता लेन देन को उदार बनाना चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में भारतीय रुपये की मांग बढ़ेगी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में भारतीय रुपये के उपयोग का विस्तार करना। सरकार को द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौतों पर हस्ताक्षर करने, अपने व्यापारिक भागीदारों को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में भारतीय रुपये का उपयोग करने के प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारतीय रुपये पर आधारित व्यापार मंच बनाने की संभावना की भी तलाश करनी पड़ेगी। जैसे भारत ने बांग्लादेश के साथ, मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ किया है ना, इसी तरह से और भी जो बाकी पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी व्यापार करने भारतीय रुपये को बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि असमानता हमारे देश में कैसे कम हो। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप के 1% लोगों के लिए ही सारी योजनाएं हों, सब कुछ हो। जो नीचे के 90% लोग हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। लोगों तक सरकारी पहुँचनी चाहिए, जिससे देश में सभी लोग सिर्फ बैंकों से ही ना जुड़ें, सिर्फ जनधन खाता ही ना हो, उस खाते में मंथली कम से कम पैसा भी जमा करें। ओके, अब आ जाते हैं आज के प्रश्न पर। भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है? बस इसी पर आपको लिखना है आज का सवाल। वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा। बेसिक से मैंने समझाने की कोशिश की है, पृष्ठभूमि बना के पहले मैंने समझाया आपको, उसके बाद से मैंने टॉपिक पर आया और उसका फ़ायदा क्या है और उसकी चुनौती क्या है, दोनों चीज़ों को मैंने बेसिक से बच्चों जैसे समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच आप सभी का।